इस वक्त की बड़ी खबर आपको कानपुर से दे दें। कानपुर से खबर है, कचहरी अहाते में आग लगी है। कचहरी अहाते में, कानपुर के कचहरी अहाते में आग लगी है। डीएम दफ्तर के बराबर में है कचहरी। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो कचहरी अहाते में आग लग गई है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, डीएम दफ्तर के बराबर में है कचहरी। आग बुझाने की कोशिशें फायर ब्रिगेड अमले की तरफ से जारी है और 2 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने के लिए मौके पर मौजूद है। 2 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश जारी है। डीएम दफ्तर के बराबर में है कचहरी। कानपुर से खबर है, कानपुर की कचहरी अहाते में आग लग गई है। डीएम दफ्तर के बराबर में कचहरी में आग लगी है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। तो कानपुर के कचहरी अहाते में आग लग गई है। डीएम दफ्तर के बराबर में यह कचहरी है जिसमें आग लगी है और आग बुझाने की कोशिशें फायर ब्रिगेड अमले की जारी हैं। 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें उनमें मसरूफ है। अग्निपथ स्कीम को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर अब दिल्ली हाईकोर्ट समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में जेर समाअत मामलों को दिल्ली हाईकोर्ट के हवाले कर दिया है। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 3 अर्जियों को भी दिल्ली कोर्ट के हवाले कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से अर्जी गुजारों ने अग्निपथ स्कीम पर फिलहाल रोक लगाने, जायजा लेने और उसे रद्द करने तक की मांग की थी। वाज़ेह है कि अग्निपथ के तहत 21 से 23 साल के नौजवानों को 4 साल की मुद्दत के लिए मुसल्लह फोर्सेस में शामिल किया जाएगा। इनमें से 25% को बाद में मुस्तकिल मुलाजमत में लिया जाएगा। देश के विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट में अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, अब उन तमाम याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा और अब अग्निपथ योजनाओं के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई कि अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के विभिन्न हाईकोर्टों में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन तमाम याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने की आवश्यकता है और इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को मानते हुए तमाम मामलों को फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट अब अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल तमाम याचिकाओं पर जल्द से जल्द सुनवाई करे। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ तमाम हाईकोर्ट्स में याचिका दाखिल की गई थी। कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन उन तमाम याचिकाओं को अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। अब दिल्ली हाईकोर्ट अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिकाओं पर जो भी आउटकम होगा उस पर सुनवाई करेगा और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश जो भी होगा उस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में चुनौती दी जा सकती है और इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश आज जारी किया है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि अग्निपथ स्कीम के तहत तकर्रुरी के ज़ाब्ते में कोई तब्दीली नहीं की गई है। फौज ने भी अपोजिशन के इल्जामात की तरदीद की है। फौज ने वाज़ेह किया कि फौज में किसी तकर्रुरी से कबल उम्मीदवारों से जात और मजहब से मुताल्लिक सर्टिफिकेट मांगा जाता है। कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूं जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं। उधर बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि अपोजिशन जमातें अग्निपथ स्कीम पर सियासत कर रही हैं, जो अफसोसनाक है। सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और कुछ अन्य सांसदों ने एक ट्वीट करके आक्षेप लगाया है इंडियन आर्मी के ऊपर, भारत की सेना के ऊपर की जो अग्निवीर स्कीम चल रही है उसमें जाति और धर्म के लिए एक कॉलम रखा गया है और जो एप्लीकेंट हैं उनके जाति और धर्म पूछे जा रहे हैं। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग इस ट्वीट में किया गया है और कुछ नेताओं का कहना है कि ये तो इंडियन आर्मी जो है ये जाति के आधार पर रिक्रूट करना चाहती है, पिछड़े और
जो जनजातीय लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना चाहती है, उनके साथ भेदभाव करना चाहती है। दुख है इस बात का कि माननीय सदस्य अर्थात जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या वो अनभिज्ञ हैं? क्या वो जानते नहीं हैं हकीकत क्या है? मैं बताता हूं आपको हकीकत क्या है। हकीकत है कि जो भारत की सेना है, इंडियन आर्मी, वो किसी भी कीमत पे धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट नहीं करती है। द इंडियन आर्मी डज नॉट रिक्रूट एज पर द कास्ट और द रिलीजन ऑफ द एप्लीकेंट। जाति और धर्म से कहीं ऊपर हिंदुस्तान की सेना है। फिर भी ये जो कॉलम है ये क्यों है? इसका उत्तर 2013 में देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पटल पे मिला। एक इंडिविजुअल ने इस पे पीआईएल दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि जातीय और धर्म के आधार पर क्यों ये कॉलम होते हैं इंडियन आर्मी में। तो 2013 में ही एक सत्यपत्र अर्थात एफिडेविट सबमिट करके भारत की सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मत को स्पष्ट किया था और कहा था कि देयर इज नो रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस एज फार एज कास्ट इज कंसर्न। कोई रोल नहीं है, कोई भी इसमें धर्म और कास्ट के आधार पर सिलेक्शन का रोल नहीं है। किंतु एक प्रशासनिक अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव और संचालन या परिचालन, जिसको अंग्रेजी में ऑपरेटिव कहते हैं, यह एक ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट है, यह एक प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में इंडिया की आर्मी ने कहा था। 2013 में किसकी सरकार थी? 2013 में मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। उस समय स्पष्टता सुप्रीम कोर्ट में दिया जा चुका था इंडियन आर्मी द्वारा। क्या ये माननीय सदस्य नहीं जानते? क्या ये कांग्रेस पार्टी नहीं जानती? क्या ये आम आदमी पार्टी नहीं जानती? रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया पर जीएसटी की शरहों में इजाफे की मुखालफत मुख्तलिफ गोशों से की जा रही है। इस इक़दाम को आम आदमी मुखालिफ बताया जा रहा है। कांग्रेस ने जीएसटी की शरहों में इजाफे के खिलाफ आज पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज करने का ऐलान किया है। कई जगहों पर कांग्रेस की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसके लिए हम लड़ेंगे और पूरे पार्टियां, जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं, वो एक हुए हैं। कल हमने मैसेज दिया था, बहुत से सारे अपोजिशन नेता भी यहाँ पर है और उन्होंने माना कि ऐसे जो प्राइस राइज के ऊपर एजिटेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन के ऊपर हो रहा है और जो अन्याय छोटे मोटे चीजों पे है, जो दूध है, दही है, पनीर है, ये ऐसे चीजों पे रोजमर्रा चीजें हैं, एसेंशियल कमोडिटीज है, इस पे जो टैक्स जीएसटी टैक्स उन्होंने लगाया है उसके बारे में हम अंदर जाकर अपनी बात भी रखेंगे और लड़ेंगे। देखिए, आटा, दही, दूध, लस्सी, छाछ, आज जिस तरह से 5 से 10 रुपए की चीज में भी 5% जीएसटी लगा है, ये कहाँ का न्याय है? हम उसके खिलाफ हैं। और जो ये थोक पे आपके लस्सी, छाछ में और दूध में, गेहूं में जो जीएसटी लगा है, इस महंगाई के खिलाफ है। गैस सिलेंडर में जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का बढ़ रहा है, हम तमाम महंगाई पे मोदी साहब से, भाजपा से जवाब चाहते हैं जो वो सदन में आके दे। आरजेडी लीडर मनोज झा का कहना है कि समाज को तकसीम करने वाले मौज़ूआत के हुजूम में आवाम के असल मसाइल खो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबी जमहूरियत के लिए अच्छी अलामत नहीं है। हमलावर नहीं है, जनता से जाके पूछ के देखिए ना। लेकिन जनता को क्या कर दिया हमने? हिंदू मुसलमान में उलझा दिया, कांवड़ यात्रा नमाज में उलझा दिया, बुलडोजर लाउडस्पीकर में उलझा दिया। तो जनता को पेट पे लात पड़ रही है, लेकिन आपने माइंड हाईजैक करवा लिया, माइंड को पोलराइज कर दिया। सरकार को लग गया है कि मैं कुछ ना करूं, रोजगार पे बात ना करूं, महंगाई पे बात ना करूं, मैं फिर भी चुनाव जीत सकता हूं, हम फिर भी चुनाव जीत सकते हैं। तो ये जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में एवरीडे लाइफ की जो दिक्कतें हैं और उससे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का आउटकम, इलेक्शन का आउटकम, अगर उसके बीच में फासला हो रहा है ना, आज भले अच्छा लग रहा हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। और मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारी परिस्थिति श्रीलंका वाली ना हो जाए।
कांग्रेस के राज्यसभा रुकन शक्ति सिंह गोहिल का कहना है कि जीएसटी में इजाफे पर मरकजी हुकूमत बहस के लिए तैयार नहीं। साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में हुई मुबैना बदनवानी पर शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि इस पर रियासती हुकूमत को जवाब देना होगा। साथ बात करने के लिए मौजूद है गुजरात कांग्रेस राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल। सर, आज जिस तरीके से संसद में आप लोगों ने प्रदर्शन किया जीएसटी को लेकर और जो चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं मौका मिला आप लोगों को। देखिए, हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट है वो एक चर्चा करने का प्लेटफॉर्म है, लोगों के इश्यूज को उठाने का। अब सरकार लोगों के अहम मुद्दों की बात नहीं करने दे और अपनी मनमानी से कुछ कानून बदल के अपना काम कर लो तो वो तो नहीं चलता है। हमने नोटिस दिया था 267 का, हमारे नेता खरगे जी ने और भी लाइक माइंडेड पार्टी के लोगों ने दिया कि आइए चर्चा करिए। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान पे हैं, 7% के ऊपर महंगाई का दर है और लोग उम्मीद करते थे कि आपसे को कुछ राहत मिलेगी, रिलीफ दोगे। आपने तो जीएसटी का और मार दिया। और कैसी चीज़ें जो एक आम नागरिक के लिए अहम चीज़ है, छाछ ले लो, दही ले लो, दूध ले लो, चावल ले लो, चीनी ले लो, ऐसी चीज़ें, गुड़ ले लो, उसके पर 0 जीएसटी था, वहाँ से बढ़ा के आपने कर दिया। अरे यहाँ तक कि इंसान आखिर मर के स्मशान में जाता है, वहाँ भी 18% आपने जीएसटी कर दिया। अपने दोस्तों को तुम मालामाल करते हो और देश की जनता को लूटते हो। आओ चर्चा करें, वो चर्चा भी नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास और क्या रास्ता है। बीजेपी के नेता ही पहले कहते थे कि हाउस नहीं चलने देना भी पार्लियामेंट्री टैक्टिक है, तो हम वही कर रहे हैं। सर, कल आपने एक सवाल पूछा था रिवर फ्रंट को लेकर, साबरमती को लेकर। किरीट सोलंकी का कहना है कि अहमदाबाद में जो पानी है वो बारिश के कारण है और कोई भ्रष्टाचार के कारण नहीं है। देखिए, लिफाफोफी ये लोग करते हैं। हाईकोर्ट ने अपनी एक टास्क फोर्स बनाई, डिवीजन बेंच हाईकोर्ट नहीं थी। हाईकोर्ट ने एक एमाइकस क्यूरी, एक एडवोकेट को रखा और सारे तथ्य सामने आए कि साबरमती में गटर का सीधा पानी डाला जाता है, पॉल्यूटेड वाटर डाला जाता है। कॉरपोरेशन ने खुद स्वीकारा कि हमारा ट्रीटमेंट प्लांट ठीक नहीं है। स्ट्रॉम ड्रेनेज माने बारिश का पानी जहां से निकलना चाहिए वहां गटर का पानी छोड़ दिया गया है। ये सारे तथ्य 1 साल पहले हाईकोर्ट के सामने आए, जो हाईकोर्ट में पीआईएल चल रही है वहां। तो हाईकोर्ट तो मेरे कब्जे में नहीं है, 2 जज साहब वहां सुन रहे हैं। और आप इतने करोड़ों रुपये स्वच्छता के नाम पे 3 साल में खा गए हो। अगर ये सही काम हुआ होता तो हाईकोर्ट के सामने कैसे आता। थैंक यू। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए गुजरात कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल, जिनका कहना है कि जीएसटी को लेकर हमने बात करने की कोशिश की थी लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी और इसके एवज में ही उन्हें प्रदर्शन करना पड़ा। इसके अलावा सरकार बताए कि जब विपक्ष की बात नहीं सुनी जाएगी तो किस तरीके से हम अपनी बात उन तक पहुंचाएं। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बढ़ती मुश्किलें उद्धव ठाकरे की कायदाना सलाहियतों का इम्तिहान ले रही है। पार्टी बिखराव का शिकार है और नए चैलेंजेस से निपटने के लिए उद्धव ठाकरे की कोशिशें जारी हैं। उद्धव ठाकरे ने आज शाम तमाम जिला सुदूर और महकमे के जिम्मेदारों के साथ ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। 1 महीने के दौरान ये 4थी मीटिंग है। मार्गरेट अल्वा ने कागजात नामजदगी दाखिल कर दी है। नायब सदर के ओहदे के लिए अपोजिशन उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने कागजात नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर अपोजिशन के तमाम सरकर्दा लीडर नजर आए। शरद पवार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीताराम येचुरी और संजय राउत जैसे समेत लीडर दीगर मौजूद थे। मार्गरेट अल्वा का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से है। नायब सदर जमहूरिया के लिए इंतखाबात 6 अगस्त को होंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। इस वक्त हरियाणा से खबर है। हरियाणा के पिछगांव से बड़ी खबर, ताडो मेवात के डीएसपी का कत्ल कर दिया गया है। माइनिंग माफिया ने डीएसपी को कुचल दिया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। गैर कानूनी कानूनी रोकने गए थे डीएसपी की रिटायरमेंट इसी साल होनी थी। ये वाकया बहू के पिछगांव में पेश आया।
तो हरियाणा के पिछगांव से ये बड़ी खबर, डीएसपी सुरेंद्र सिंह को कुचल दिया माइनिंग माफिया ने, मौके पर ही मौत हो गई। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की गैर कानूनी कानकनी रोकने गए थे डीएसपी, जिन्हें माइनिंग माफिया ने कुचल दिया है। तो ताड़ू मेवात है गांव, पिछगांव से ताड़ू मेवात के डीएसपी का कत्ल कर दिया गया है। माइनिंग माफिया ने डीएसपी को कुचल दिया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। गैर कानूनी कानकनी रोकने गए थे डीएसपी की रिटायरमेंट इसी साल होनी थी। बड़ी खबर हरियाणा से, हरियाणा के पिछगांव से बड़ी खबर है, ताड़ू मेवात के डीएसपी का कत्ल किया गया। माइनिंग माफिया ने डीएसपी को कुचल दिया है और डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। गैर कानूनी कानकनी रोकने के गए थे डीएसपी सुरेंद्र सिंह। डीएसपी की रिटायरमेंट इसी साल होनी थी। ये वाकया बहू के पिछगांव में पेश आया। दो साल के बाद कांवड़ यात्रा शुरू होनी है। कांवड़ियां हरिद्वार ऋषिकेश से जल लेकर आएंगे। इन दिनों गाजियाबाद में सीएम योगी की बुलडोजर और कश्मीर फाइल की टी शर्ट कांवड़ियों की पहली पसंद बनी हुई है। बुलडोजर बाबा की टी शर्ट मांग में हर तरफ इजाफा हुआ है। मार्केट में ऐसी टी शर्ट की किल्लत हो गई है। 2 साल बाद एक बार फिर से कावड़ शुरू हुई है और इस समय हम बाजार में मौजूद है। इस बार आप देख सकते हैं जो रंग है कावड़ के वे बिल्कुल अलग हैं। बुलडोजर बाबा की जो ये टी शर्ट हैं ये मार्केट में मिल रही हैं और एक तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि आर्टिकल 370 हटाओ कश्मीर बचाओ, द कश्मीर फाइल, इसकी भी बहुत चर्चा है। और जय श्री राम, राम मंदिर की जो चर्चा है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। दुकानदार से हम जानते हैं कावड़ का पर्व चल रहा है और ऐसे में जो आपने जो टी शर्टें रखी हैं ये कुछ अलग है। सब अलग टाइप की टी शर्ट आई जी। अब की बार बाबा का क्रेज है बहुत जबरदस्त। कनाडा तक की संसद के अंदर बाबा की मांग है। आज राजस्थान वाले भी कह रहे हैं कुछ दिन के लिए हमें योगी बाबा दे दो। अच्छा, जब आप ये खरीदने के लिए गए थे तो आपने क्या सोचा था? क्योंकि महादेव की टी शर्ट ही ज्यादा कर लेके जाते हैं, लेकिन जब आप ये लेने गए, ये रखी महादेव की टी शर्ट देखिए, ये सब आज के टाइम में लोग कहते हैं ओल्ड डिजाइन हो गया, नया डिजाइन दिखाओ। तो नए डिजाइन में अब की बार राम मंदिर है, आर्टिकल 370 है, बुलडोजर बाबा है और भी कई प्रकार की टी शर्ट आई है। जब आप ये लेने गए तो कितनी टी शर्टें आपको मिली और कितने की डिमांड? बहुत जबरदस्त बाजार में इनकी डिमांड है। डिमांड से ज्यादा जो है मतलब पूर्ति नहीं कर पा रहे लोग बाग, इतनी डिमांड है। प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है। तो देखिए बाजार में कुछ युवक भी हैं जो कावड़ लेने जाएंगे जल लेकर। किस तरह की डिमांड है? और आपने बुलडोजर बाबा की ये टी शर्ट पहन रखी है। हम तो योगी के दीवाने हैं। 2 साल से कावड़ बंद पड़ी थी, अब योगी बाबा ने चालू करवाई हैं, तो इसलिए हम कावड़ लेने जा रहे हैं। पूरा जोश से भर के और कावड़ लेके आएंगे साथ। एक युवक और हैं, आपने तो द कश्मीर फाइल्स की टी शर्ट पहन रखी है, इतना क्रेज क्यों है? देखिए क्रेज है, कश्मीरी पंडितों का भी क्रेज है। धारा 370 हटी है जब से, तब से बहुत सपोर्ट मिला है कश्मीर में। तो हमने ये दिखाना चाहते हैं कि हम कश्मीर पंडित हमारे ही भाई हैं। धारा 370 हटने से बहुत फर्क पड़ा है। योगी मोदी इनके साथ है, हम उनके साथ हो। जय योगी बाबा की, जय योगी बाबा। बाजारों में जो उत्साह है वे आप देख सकते हैं। जो टी शर्टें हैं, जो पोशाकें हैं वो बिल्कुल अलग तरह की हैं। और जो कावड़ में इस बार धूम है, जो सड़कों पर आपको कावड़िया इन टी शर्ट को पहनते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे। रोहित सिंह, न्यूज 18 गाजियाबाद। अरुणाचल प्रदेश के गुरुंग कुमे जिले से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 19 वर्कर लापता हैं। ये मजदूर चीन की सरहद से नजदीक जारी तामीराती प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। सभी का ताल्लुक असम से बताया जाता है। मजदूरों की गुमशुदगी की वजूहात के हवाले से मुतजाद खबरें आ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वर्करों ने ईद की छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी थी, ताहम इस रिपोर्ट की अभी तक तौसीक नहीं हो सकी। उधर डीसी को खदशा है कि मजदूर भाग गए हों, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया ये अभी साफ नहीं हुआ। बहरहाल इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। कानपुर में 3 जून को हुए तशद्दुद के मामले में पहले 2 गुमनाम खत पुलिस कमिश्नर के पास आए, जिनकी कुछ लोगों पर तशद्दुद से जुड़े होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। और अब इस मामले में चंदेश्वर हाथी के एक रिहायशी के नाम खत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें खदशा जाहिर किया गया कि कानपुर में D2 गैंग सरगर्म है और दोबारा तशद्दुद करना चाहता है, जिससे 3 जून को तशद्दुद केस में जारी तफ्तीश मुतासर हो सकती है। पुलिस ने मामले की जांच की और जब पुलिस चंदेश्वर हाथी तक पहुंची तो ये खत जाली निकला। देखिए, ये पत्र अभी तक हमें कहीं से प्राप्त हुआ नहीं है।
मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से ये पत्र आया है, तो जिसकी जांच मैंने एसीपी को दी है। अगर इस तरीके की कोई बात है तो जो भी संबंधित जिन पर आरोप लगाए गए हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ हमारा पर्याप्त पुलिस बल वहाँ पे डेली लगता है, तो इस तरीके की अगर कोई चीज़ संज्ञान में आती है तो उस पर कार्रवाई। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है। ताज़ा आदादशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 15,528 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 16,113 अफराद शिफायाब हुए। आदादशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 25 अमवात हुई। मुल्क में कोरोना के फ़ाल मामले 1,43,654 हैं। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम भी तेजी से जारी है। अब तक 200,33,55,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। अजमेर के गौहर चिश्ती से लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस रिमांड में गौहर ने कई राज से पर्दा उठाया। इस मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। 28 जून को गौहर नासिर नामी शख्स के साथ जयपुर गया था और नासिर के साथ ही वो हैदराबाद गया था। इस मामले में एनआईए ने भी सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। मारूफ गुलकार भूपेंद्र सिंह का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो 82 साल के थे। गुज़श्ता कुछ दिनों से वो बीमार थे और मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनकी आखिरी रसूम भी मुंबई में अदा कर दी गई। अपने लंबे करियर में भूपेंद्र सिंह ने कई यादगार नगमों को अपनी आवाज़ से लाजवाल बना दिया। उनमें दिल ढूंढता है, नाम गुम जाएगा और हुजूर इस कदर भी न इतराइए चलिए जैसे मकबूल नगमे शामिल हैं। भूपेंद्र सिंह ने अपने करियर का आगाज़ ऑल इंडिया रेडियो से किया था। दिल्ली दूरदर्शन से भी वो वाबस्ता रहे। 1962 में मौसीक़ार मदन मोहन ने उन्हें एक पार्टी में गिटार बजाते हुए सुना और उन्हें मदऊ किया मुंबई। मदन मोहन ने उन्हें फिल्म हकीकत के एक नगमा हो के मजबूर मुझे पेश किया, जिसे उन्होंने मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद और मन्ना डे के साथ गाया था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते देखते हैं क्रिप्टो की समझ। आदाब।